वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए है, ये बड़े अंतर है। अब बाद में इन तीनों के बाद में उनकी बारी आती है, स्कोपी और टोमी। स्कोपी किसके लिए है संजय बताओ? कल क्लास लगाई थी ना आपने? आया ना? लगाई है। स्कोपी में क्या, स्कोप माइक्रोस्कोप है, ऐसे नाम सुना है ना? तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना है, जितने भी स्कोप आएंगे वो क्या है, ऐसे कोई चीज को, कैमरा, पोर्टल, डिवाइस, कंप्यूटर वाले जो सारे नाम है वो स्कोपी वाले में आएंगे। भूल भी जाओ तो इतना थोड़ी याद करो, जहां पर भी स्कोपी आएगी ना, थोरेकोस्कोपी, ऑर्थोस्कोपी, हड्डी वाला हुआ तो क्या है ऑर्थोस्कोपी है, छाती वाला तो क्या है थोरेकोस्कोपी हो गया। जितने भी स्कोप है उसमें कैमरे का जिक्र, लाइट का जिक्र, लेंस का जिक्र, पोर्टल का जिक्र, डिवाइस का जिक्र, ये सारे नाम थोड़े से लग रहे हैं ना हमें, फिजिक्स के जैसे नाम लग रहे हैं सारे, कंप्यूटर के जैसे नाम लग रहे हैं, वो सारे नाम उसमें आएंगे। ये सारे काम स्कोपी में होते हैं और वो सारे काम उसमें नहीं होते। किसमें? टोमी वाले में? टोमी वाले में नहीं होते। टोमी वाले में दर्द ज्यादा और उसमें कम, उसमें छोटा चीरा, उसमें बड़ा चीरा, ये हो गया ना अंतर। इस टाइप से थोड़ा ऐसे याद करना है। लेप्रो मीन्स क्या है बी में? LAPARO, लेप्रो मीन्स, लेप्रो मीन्स क्या है? अब अनुमस्तिक करने लिखड़ पड़ेगा नहीं देखा जावा फिर उरु आप चिंचड़ा तरह तार फिर चिंचड़ा तरह तार ले लियो, तार के नहीं बता दे ढेरों पागे हो गए। पीछे आप लास्ट बताओ, नाम क्या था आपका? विनय। विनय बताओ। LAPRO, लेप्रो मीन्स, लेप्रो मीन्स वॉल ऑफ एब्डोमेन। 11 मिनट 23 सेकंड हो रही है, हैं? बस कौन मिली? तो वेलकम है। फिर बताओ आप लेप्रा बताओ, लेप्रा LAPARO, लेप्रो क्या होता है? हैं? लेट होता है पूछना पड़ेगा। एक लेप्रोस्कोपी था, एक लेप्रोटोमी था, दोनों में लेप्रो लेप्रो नाम तो दोनों में है। स्कोपी में तो सारी डिजिटल वाली बात आती है, डिजिटल है ऐसी चीजें ना, डिवाइस, पोर्टल, कैमरा, लाइट, लेंस, 5-6 चीजें आई है ना, सारी उसमें आई हैं। तो लेप्रो दोनों में कॉमन है। लेप्रो मीन्स क्या है? पेट की दीवार, वॉल ऑफ एब्डोमेन है ना, पेट की जो दीवार है। और टोमी मतलब क्या था? ओपन, पेट की दीवार को खोलना, हिंदी होगी ना उसकी, पेट की दीवार को खोलना क्या हो जाएगा? लेप्रोटोमी हो गया। पहले लेप्रोटोमी करते थे, आजकल थोड़ा सा आगे, चाहे छोटा काम करते तो भी करते थे, क्योंकि उस टाइम में ना लेप्रोस्कोपी की व्यवस्था नहीं थी। समीकरण तो उसलिए है वो बढ़ते क्रम में, इसलिए है कि इसके बाद में ये करते हैं। समीकरण को ऐसे मत मानना कि पहले लेप्रोस्कोपी हुआ बाद में टोमी हुआ। उस समीकरण का मेरे लिखने का मतलब क्या है कि ये काम हम नहीं कर पाते। एक्सरे से जो जांच नहीं होती वो किससे करते हैं? फिर डिजिटल, उससे नहीं होती तो अल्ट्रासाउंड से करते हैं, अल्ट्रासाउंड से नहीं होती तो स्कोपी से करते हैं, नहीं तो टोमी से करते हैं। वो मैंने काम करने का तरीके का समीकरण बनाया है, न कि आप ऐसे खोज के हिसाब से मत सोचना उसको। खोज में वो 3 तो क्रम से चल रहे हैं, लेकिन वो 5वां चौथा उल्टा है। वहां पे पहले टोमी करते थे, टोमी आजकल टोमी की जगह छोटी चीजों के लिए क्या करना शुरू कर दिया? स्कोपी करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से था कल वाला। आज लास्ट ये डेफिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये नाम देखते ही कौन सा तंत्र याद आता है? तंत्र, किडनी तंत्र थोड़ी है,
उत्सर्जन तंत्र, मतलब ये डेफिनेशन किन कौन से सिस्टम से लिंक करती है? एक्सक्रेटरी जो बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र के साथ संबंध है। तो आपके लेवल का छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखते हमें। तो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। भी क्वेश्चन में लिख दिया कि हाँ इस मीनिंग का अर्थ कौन से सिस्टम के साथ है? पाचन तंत्र के साथ, उत्सर्जन के साथ है, कार्डियोवैस्कुलर के साथ है। तो आंसर क्या आएगा? ये गलत होते हैं। आज तक जो मैंने अभी बोला है ऐसा क्वेश्चन कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, सीधा लिखा मिलेगा कि यह जो मीनिंग है इसका अर्थ कौन सी सिस्टम के साथ है। आपने कम 11-12 लाइन लिख रखी है, मैं सारे लिखाऊंगा, लेकिन मैं घड़ी को लिख हुआ। हम ये सोचते हैं आराम से, हम सोचते हैं कि हाँ बात तो अनबेरो ही है, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा सोचना नहीं, आपको सारा कुछ A to Z सब कुछ कहते हैं ना वो आना चाहिए। तो इसका लिंक किसके साथ है? उत्सर्जन तंत्र के साथ है। दो पार्ट हो गए ना इसके। इस वाले पार्ट में क्या है? ग्लोमेरुलस, कोई नाम है ना ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुली, कहाँ पे होता है ये? किस में होता है? नेफ्रॉन की संरचना का पता है क्या? वो प्याले नुमा संरचना है, उसका नाम तो क्या है? ग्लोमेरुलस है। वो वोमन संपुट है। ऐसे प्याले नुमा है ना, उसका नाम तो क्या है? वोमन संपुट है। इधर से अफवाही धमनियां आती हैं, वो आती है ना, वो गुच्छा बनाती हैं, वो ग्लोमेरुलस है। वो छानने का काम करते हैं। जो सिस्टम को चाहिए, बॉडी को चाहिए, वो तो अंदर जाएगा, बाकी क्या किडनी के थ्रू बाहर जाएगा। कितना बढ़िया काम है ना। अपने आप वहां पे फिल्टर लगाए, देखो बहुत अच्छी बात है ना। हम तो आदत खराब है, कभी हमने वो खा लिया, कोई पिज्जा खा लिया, कुछ भी खा लिया, ऐसे कर दिया। लेकिन हमारा सिस्टम तो एक बार हमें कहता है कि कोई बात नहीं, थे तो गिटो, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा रमान है, अंदर वाला ऑर्गन ऐसे बोलता है हमें कि थे तो गिटो, हमारे रमान है, कदे थर पेट दुखे, कोई बात नहीं, थे रेंट टैग ले ली, कदे कुकरी काम चला ली। लेकिन अंदर सिस्टम बड़ा परेशान है उसकी वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये कोई टाइमिंग होती है भी, वो कोलगेट करने फर्क के पड़े, फिर थे सारा दिन चलो ही फिर कोई सिस्टम होना चाहिए। 5-4 घंटा तो कोई सिस्टम खाली रखना चाहिए, थोड़ा सा सारे सिस्टम में आराम मिले। मैं खतरा वो वर्त करे जाए उपवास के द्या पा, और उपवास को कोई न्यू मतलब कोने भी भगवान का सागा आस्तिक के सागा कोई लिंक कोने में चीज को अपन सोच लिया न्यू मैं दिन लुआई तो ज्यादा चलेगी। कौन चलेगी किमी हो चाहे आज वो चौथ हो रहा है, आज के दिन चौथ है आज है। वो साल में एक दिन रख लियो तो क्या है, चौथ साल में 3-4 बार ही आवे। ना वो काम में तो काली सल्टा दियो, मैं घर काम में सागी दिन कदी करूँ, पहले दिन कर दू, रात करियो नहीं आप बड़े से, मैं पहले दिन ही कर दू। तो आज भी कोई चौथ है आज। तो बम के हो फिर यहाँ का केड़ा तो क्या कब्जी हो जाएगी, सेब होना चाहिए या अनार वगैरह, इसी चीज अलग होनी चाहिए। तो हमें वो प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर डाइट चाहिए उसमें। तो क्या डाइजेस्टिव के लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा डाइजेस्टिव के लिए भी। एक एप्पल डेली खाते हैं, अगर खाली पेट, निंदाबासी जिसको हम कहते हैं, अगर खाली पेट खाया जाए तो क्या होगा, कोई भी टाइप की डिजीज नहीं होगी। लेकिन हम बाकी ना मेडिसिन के ऊपर वो खांसी की दवाई ले ली, रिवा ले ली, मैं लगा कहाँ। अब चिकना पत्ता हुआ एंटीबायोटिक का 600 रुपया की लिखा हुआ, 625 mg है, अमोक्सिक्लेव फलाना दिखड़े। तो वह घड़ाई अपन ले लिया, वह घड़ाई घर पड़े रहे, एक्सपायर भी हो वो करे, कचरे में गिरे वो करा। बाकी जगह के डेली आप एक एप्पल खा लिया, मान लिया 25 रुपया के आसपास आवे, 150 रुपया किलो है अभी। तो क्या फिर वो 25 के आसपास पड़े, वो 30 को पड़ जाए, महंगा हो तो 30 पड़ जाए, नहीं 25 को पड़ जाए, सस्ता हो तो 20 को पड़ जाए। तो 20-30 रुपया रोज की लगा हुआ तो क्या 600 रुपया महीने का लग गया। एक आदमी के ऊपर 600 रुपया रोज महीने का लग गए, बीमार को नहीं हो तो बढ़िया बात है, लेकिन करते नहीं है। ऐसे ड्रिंक वाला जो ड्रिंक करता है उसको हम कह देते हैं एना तो वो खा ले करे, सेब खा ले करेगे, तो वो 80 रुपया महंगा लगा सके है, महंगा लगा सके, लेकिन वो सेब का कौन लगाओ, कंटा पड़े रहे बटन में डाबड़े देखो लपा सब, कोई एक्सीडेंट को नहीं हुए, किमी को नहीं हुए, कोई पाड़ो को नहीं, कोई बैंगन्यो को नहीं, हो रात तो सर्दी लागी। कोई चांस नहीं है सर्दी
तो आपको भी ऐसे गाइड करना है, मेरे कहने का मतलब अभी आप भी ऐसे करो, सबको और को बताओ भी योग करो और ऐसे करना चाहिए फिटनेस के लिए। मतलब आपकी जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी। आपको ऐसे मतलब 100 साल के हिसाब में जीना है, कई न्यू कह देना किसो जीना है, घड़ा जी लिया के तो मैं हिसाब में तो के मेंटेन हो रही है, चाहे वो पेट बद रही हो, चाहे पतल हो रही हो, चाहे मोटो हो रही हो, चाहे कुकुरी हो, चाहे तो 2 पार्ट करेंगे तो ग्लो मिरर्स वहां आएगा, जो अच्छी चीजों को तो बॉडी के अंदर भेजेगा वापस से, और खराब चीज को उत्सर्जित कराएगा। और नेफ्रॉन में सूजन आ गई, इसकी वजह से एलर्जी कंडीशन है ये। एंटीजन एंटीबॉडी की आपस में रिएक्शन होती है तब ऐसा होता है। ये सारा लिखेंगे, इसमें लिखो यह एक एलर्जिक रोग है। मतलब इरिटेशन की वजह से होगा। एलर्जिक रोग है जो एंटीजन कोमा एंटीबॉडी के रिएक्शन के कारण होता है। इसमें यूरिन में मतलब पेशाब में एल्बुमिन प्रोटीन ये नाम फिजियोलॉजी में आएगा, हमारी बुक में 47 नंबर पेज पे लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ है। कौन सी प्रोटीन और कहते हैं इसको? अब किसी के पास बुक है तो 47 नंबर पेज निकाल सकते हैं क्या किसी के पास? कौन सा इसका और क्या नाम है जो वहां पे चैप्टर में पढ़ते हैं? और कौन से नाम आएंगे? इसको छोड़ दो, चाहे एल्बुमिन प्रोटीन के अलावा और कौन सी प्रोटीन होगी? ध्यान को नहीं, ग्लोबुलिन होगा, फाइब्रोनोजन होगा, प्रोथ्रोम्बिन होगी, वो तो थक्का बनाने के काम आएगी। और जो ग्लोबुलिन है उसके 3 पार्ट और आएंगे, अल्फा बीटा गामा भी आएगा। यानी 47 नंबर पेज पर नीचे आधा पेज में सबसे पहले लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ये लाइन लिखी हुई है क्या? आगे क्या लाइन दिखा गई? वहां पे लाइन लिखी है, आप देख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रासरण दाब लिखा है हिंदी में वहां पे। मैं अंग्रेजी बोला 47 पे है, 47 पे नहीं है। एल्बुमिन नहीं है क्या? तो 47 के तो पेज चेंज बता दिया मैंने, एक तो आगे पीछे। 45 पे क्या? 45 पे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब है। उसके बाद में ग्लोबुलिन आ गया, उसके 3 पार्ट है ना। तो इसके मैंने तो बोला रक्त प्रोटीन, तो यहाँ में जो लिखवा रहा हूँ एल्बुमिन प्रोटीन है ना, मैं बोल रहा हूँ रक्त प्रोटीन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं लिखा है क्या? लिखा कि नहीं लिखा है? काम लिख रखा है लेकिन ऊपर हेडिंग नहीं है क्या प्लाज्मा प्रोटीन? हाँ, ये बताना चाह रहा था। बंद कर दो एक बार। हाँ सारी होगी, प्लाज्मा प्रोटीन तो सारी है। प्लाज्मा प्रोटीन को ही ब्लड प्रोटीन भी कहते हैं। वहां मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया हुआ है, जिन्होंने बुक में पहले लिखा है ना, उस टाइम कोचिंग के टाइम मैंने बताया है कि वो है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन, लेकिन है तो ब्लड का ही पार्ट है। चाहे ब्लड प्रोटीन कह दो चाहे प्लाज्मा प्रोटीन कह दो, एक ही बात है वो। तो यहाँ जो एल्बुमिन प्रोटीन लिखा है ना अभी अपने अभी नोट्स में, तो ब्रैकेट में लिख दो रक्त प्रोटीन। अभी जहां लिख रहे हो वहां लिखोगे एल्बुमिन प्रोटीन, ब्रैकेट में रक्त प्रोटीन का निष्कासन होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। पहले तो ये एलर्जिक रोग है, एंटीबॉडी एंटीजन की रिएक्शन की वजह से होता है, ये तो उसकी बात होगी। एल्बुमिन प्रोटीन के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रक्त प्रोटीन के निष्कासन की, ये क्वेश्चन बन गया। इसे आगे लिखोगे, हिंदी में कोई नाम है सत्वक वर्कक शोथ,
सो तो सूजन होती है ना। अब ये देखो, इसकी हिंदी तो ये है, इसकी हिंदी ये है, और सोत की क्या है, ये है। तीन चीज है ना उसमें। ITIS का मतलब तो क्या है, सूजन है। नेफ्र का क्या है, वर्कक है। इसका क्या है, ग्लोमेरुलस की हिंदी ये है। हम ग्लोमेरुलस ही पढ़ते हैं हमेशा, उसका हिंदी में नाम है। इसे स्तवक वर्कक शोथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखोगे, यह एक किडनी की गंभीर स्थिति है। गंभीर तो अपने आप ही होगी, प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बचेगा तो गड़बड़ तो होने वाली नहीं आगे। जिसमें, आगे लिखोगे, जिसमें किडनी के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाओं से भरी छोटी संरचनाओं के ब्रैकेट में लिखोगे ग्लोमेरुली। इसी का नाम है जो हमने लिखा ऊपर, ग्लोमेरुली। ब्रैकेट बंद, को नुकसान पहुंचता है। को नुकसान पहुंचता है, तभी तो उसमें सूजन आएगी। आगे लिखो ग्लोमेरुली। अब काम लिख रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर देना अभी जो लिखने जा रहे हो। ग्लोमेरुली रक्त को छानने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब, इसी के आगे लिखोगे, जब ग्लोमेरुली क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो किडनी सामान्य रूप से काम करना बंद कर देती है और खराब हो जाती है। इसी के आगे लिखोगे स्वस्थ ग्लोमेरुलस और खराब हो जाती है। बार बार बोलते हैं कि ज्यादा दवाई नहीं लेनी चाहिए, लीवर पे अटैक होता है, फिर किडनी डैमेज होती है, ब्लड सप्लाई में दिक्कत आती है। आप कहते हैं ना भी पेशाब पीड़ो पीड़ो आने लगे हो, ज्यादा जितना ही लेंगे तो लीवर स्ट्रेस में आएगा, पाचन में भी गड़बड़ होगी और यूरिनेशन में भी दिक्कत होती है। इसी की वजह से होती है? हाँ, इतना जल्दी इफेक्ट आता है। कई बार तो ड्रिप चालू की है ना अपने 5-10 मिनट में, जब यूरिनेशन होता है ना तभी पता लग जाता है इतनी देर में। तो हमें लगता है कोई बात नहीं, 8 ml की जगह 10 ml गिर दियो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपन ने सोचा कई बार भी, हाँ 2 दिन उगाड़े कौन काटे तो 15 ml लगा दिया, तो ये गलत तरीका ही है। जितनी डोज है ना उसके हिसाब से दवाई लगानी चाहिए। आगे लिखोगे स्वस्थ ग्लोमेरुलस, ये लिख रहे हैं ना यहाँ, स्वस्थ ग्लोमेरुलस रक्त प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखना मुख्य रूप से एल्बुमिन, जो स्टार्टिंग में लिखा था वैसे ही। स्वस्थ ग्लोमेरुलस रक्त प्रोटीन ब्रैकेट में मुख्य रूप से एल्बुमिन, ब्रैकेट बंद, को मूत्र में रिसने से रोकता है। तीसरा काम हो गया ये।
प्रोटीन अगर ये सही है, हमारा ग्लोमेरुलस सही है, तब तो ये क्या होगा, प्रोटीन को जाने नहीं देगा, छानने वाला भी काम करेगा, अपशिष्टों को भी निकाल लेगा और प्रोटीन को कंट्रोल करेगा कि बॉडी को सही है। कई बार ऐसे सुनते नहीं, हमारा टाबर खावे तो नहीं है गए, लेकिन वो असर कौन करेगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे शरीर में क्या है, अवशोषण नहीं, उस चीज का अवशोषण नहीं है, उत्सर्जन हो रहा है, खा लिया और वो उत्सर्जित हो गया तो वो नहीं होता। फिर रिसने से रोकता है जो शरीर में तरल पदार्थ की सही मात्रा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और चौथा काम आ गया, बाता बाता में यह काम चले। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ। पहले है रक्त को छानना, आगे ना प्राय है ना, फिर आया था अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, तीसरा है एल्बुमिन को मूत्र से रिसने से रोकना, चौथा है तरल पदार्थों को सही मात्रा में बनाए रखना। ऐसे ऐसे चलते चलते 4 काम आगे, उपरोक्त सभी या कहीं पर भी काम आ सकते हैं ऐसे। आगे इसी में लिखोगे, ग्लोमेरुलस के क्षतिग्रस्त होने पर रक्त प्रोटीन बाहर निकालने देता है। जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अगली डेफिनेशन, लीजन की आगे थे ना, कल लीजन लास्ट में लिखा था। मोन्स्टीर, MONSTER, ऐसे छोटी क्लासों में जो बुक्स आती है इंग्लिश मीडियम, वहाँ ये नाम लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, हिंदी की ऐसे बात करें या इंग्लिश की बात करें। जो दूसरी हमारी क्लास हुई उसमें मैंने बताया था, ऐसे विचित्र जैसे भेड़ में पानी भर जाता है, ऐसे जिक्र हुआ था ना। विचित्र कोई प्राणी पैदा होगा, ये 4 पैर हुए नॉर्मली, 4 पैर की जगह 6 पैर आ रहे हैं, 4 की जगह 2 आ रहे हैं, है तो वो विचित्र ही। सिर 1 की जगह सिर 2 हो रहे हैं, चिप रहे हैं सारा आपस में, गुच्छों से मर रहे हैं। उसकी वजह से डिस्टोकियर ऐसी कंडीशन पैदा होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाँव में कहते हैं बुत पैदा हुई है, और टप्पो है क्या, बुत पैदा होगी क्या, ऐसे बोलते हैं ना। तो अलग ही चीज पैदा होगी, मनुष्य में होता है, राक्षस, दैत्य, दानव, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी में ये नाम है। ये राक्षस जैसा हो गया, अजीब है ना, टाबर तो डर जाएगा करे, तो ऐसे नाम है हिंदी में। तो इसमें लिख लोगे, हिंदी में इसका अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ है राक्षस, कोमा दैत्य, कोमा क्रूर, कह के अंदर रहे क्रूर, कोमा बड़े आकार का विलक्षण प्राणी, बड़े आकार का विलक्षण प्राणी। ऐसे वो जो कमा के नहीं खाते, मांगते हैं, देखा होगा, गानेर बलदनेर खागड़ने लेके घूमे करे नहीं, एक छाती के सी पैर हुए गंगे, वो सारे मोनिस्टर में आएंगे। वो जो अलग ही है ना, जो नॉर्मली नहीं है भी 2 हाथ 2 पैर होना चाहिए, 2 आंख होनी चाहिए, ऐसे सिस्टम नहीं है। तो कहीं देखा जरूर आंख और पावा एक, ऐसे भी देखते ना गाँव में, तो बहन देख देख के कोई 10 रुपया दे, कोई नाच गाले, कोई 20 रुपया दे, ऐसे करते हैं ना। तो वो सारे किस श्रेणी में आएंगे, मोनिस्टर में आएंगे। वो तीसरी आंख और दिखने ला रही है। तो बड़े आकार का विलक्षण प्राणी, जैसे अगर महाभारत रामायण की बात करते हैं, भीम के नाम से फेमस नाम है ना, भीम काय बोलते हैं उसको, भीम
काय मतलब भीम जैसी बॉडी, काय मतलब शरीर हो गया ना, ये बहुत ही बड़ा राक्षस की तरह हो गया। वो लंबाई लंबाई तो है। लंबाई लंबाई तो है, फिर बाद में बड्डो हो जाओ नहीं, फिर न्यू हो जाए कर न्यू। आगे लिखोगे शरीर के विलक्षण प्राणी, आप फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे, ब्रैकेट में भीम काय लिख सकते हो, भीम काय। इसी में आगे लिखना है शरीर के एक या एक से अधिक अंगों की संरचना का अपने स्थान से विचलित होना। हम टेढ़ा मेढ़ा जुड़ पावे, जो मतलब स्केपुला जटा होनी चाहिए, बैठा कौन पाओगी, बाकी पाओगी ना, टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी पाओगी। खास तौर से जब जो भी डिस्ट्रोफिया होता है, कई बार दो बच्चे होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो किसी में कोई दिक्कत आती है, पीठ जुड़ रही है आपस में, सिर जुड़ रहे है, अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। गायनोकोलॉजी में डिस्ट्रोफिया नाम आएगा ना। डिस्ट्रोफिया किसे कहते हैं आप बताओ? कठिन प्रसव है ना, डिस का मतलब दिक्कत है, टोकिया मतलब क्या है, पार्चुरेशन है, ये प्रसव में दिक्कत आती है। इसी में आगे लिखोगे भ्रूण या नवजात जानवर, भ्रूण या नवजात जानवर जो पूरी तरह से विकृत होता है, जिसमें सामान्य विकास नहीं होता, जिसमें बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चे में पता लग जाता है ना, ह्यूमन में होता है तो ऐसे हम बोल देते हैं कि सिंड्रोम, नाम सुना है ना, जेनेटिक्स में नाम आएंगे, क्लाइनफेल्टर नाम आएंगे ना, 46 गुणसूत्र की जगह 45 हो गए, 47 हो गए, 48 हो गए, 49 हो गए, तो सिंड्रोम पैदा हो गए। उनकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है, कम होती है ना, ये कोई 5 साल जिए हो, कोई 7 साल जिए हो, ऐसे होता है उसमें। जिनका मुख्य कारण, आगे लिखेंगे, जिनका मुख्य कारण आनुवांशिकी, कई बार बोलते हैं ना, पिछली बार भी क्या गिरे होना, इबकारी क्या गिरे, पिछली बार भी दोरी ब्याई, इबकारी दोरी ब्याई, सही बच्चा ले आवे, बड़ा बच्चा ले आवे, ऐसे होता है ना। पशु छोटा होता है बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उसका जो पेल्विक गर्डल है, कुल्ले वाली हड्डी वाला जो पोर्शन है वो छोटा होता है, लेकिन बच्चे बड़े आते हैं उसमें, कई बार ऐसा होता है ना, तो उसमें नेचुरली डिस्ट्रोफिया होने की संभावना है, चाहे 2 बार पार्चुरेशन हो चुका तो भी हो जाता है। तो उसमें हमें पहले ही थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, हफ्ते 10 दिन पहले डॉक्टर के साथ कांटेक्ट होना चाहिए उसमें। तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है या दवाओं, यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है, मैं अभी बताऊंगा, देखना, आनुवांशिकी या दवाओं या एक्सरे या बीमारियों जैसे प्रभावों का परिणाम होता है। वैसे ऑप्शन में आएगा, जैसे पीछे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में काम का था ना, ये किस किस की वजह से ये क्या है, मोनिस्टर कंडीशन पैदा हो रही है, तो ये आपको सारे ऑप्शन में मिलेंगे। जेनेटिक कारण की वजह से, दवा का साइड इफेक्ट की वजह से, आगे नाम लिखना है इसमें, एक्सरे की वजह से, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रेज है ना छोटे बच्चे में, प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा कम कोशिश करनी चाहिए डॉक्टर को, है ना। वैसे नॉर्मली अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में वो पड़ेगा ना, इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है, ऐसे नाम आएंगे ना, उस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे हम एसिडोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो देख लेते हैं ना कि पेट में पानी बच जाए कौन बच जाए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। उसको आप कह दो कि हाँ तो आप एसिडोसिस में आप आस के है, तो आप कह दे हाँ तो एक्सरे करा के ले आओ, तो ताड़ थोड़ी मच रही है कोई में,
तो एक्सरे करेंगे, ऊपर से अगर हिस्ट्री बताते हैं कि 7 महीने की प्रेग्नेंट है, गाय है, जो भैंस है, जो भी है, तो एक्सरे करेंगे तो बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट होने के चांस है, बच्चा ऐसा पैदा होने के चांस भी हो सकते हैं बाद में। तो एक्सरे की वजह से हो सकता है, कोई लंबी बीमारी उसकी वजह से हो सकता है, कोई दवा की वजह से हो सकता है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है। आगे लिखोगे, इसमें शरीर के भागों में अनियमित वृद्धि कोमा कुछ अंग विलुप्त या दोहरे हो जाते हैं। तो इस लाइन में भी ये क्वेश्चन बन गया कि क्या क्या कंडीशन हो जाती है। अनियमित वृद्धि, ये कोई पैर है नहीं, 3 पैर तो के नॉर्मल लगना, एक पैर बड्डो ही हो रही है, कोई अनियमित हो सकता है ना। सिर छोटो है, नॉर्मली जो साइज होता है इतना उतना होना चाहिए, उससे क्या बहुत बड़ा हो गया है कि सिर में पानी भर गया, हाइड्रोसेफेलस ऐसे बोलते हैं। दूसरा नाम लिखा है कुछ अंग विलुप्त, ये 4 की जगह 3 हो गया, 4 की जगह 3 हो गया, तो एक अंग कम हो गया ना उसमें। और आगे लिखा है डबल, दोहरे मतलब क्या है, 4 की जगह 5 हो गया, 6 हो गया। तो कम होना, ज्यादा होना, वृद्धि होना, ये 3 बातें होगी इसमें। आगे लिखेंगे, लास्ट लाइन है, इन अनियमितताओं का अध्ययन, इन अनियमितताओं का अध्ययन, ये पहली बार ये शब्द लिख रहे हैं। टेरेटोलॉजी, TERELOGY, TERETO, टेरेटोलॉजी। जो भी मतलब कहीं मोनिस्ट्री कहीं या क्यों पैदा हो गया, आपको जाना पड़ेगा ना हिस्ट्री पे, पूछेंगे कि हाँ कोई दवाई देता के, ऐसे पूछते हैं ना पशुपालक से, गली बार अंड ब्याही गया, तो ये स्टडी करना क्या कहलाएगा, टेरेटोलॉजी है। तो ये डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट है। एक लास्ट और लिखेंगे, डेथ, मृत्यु। हमने हेल्थी की लिखी थी पहले, फिर डिजीज की लिखी थी, और ये लास्ट क्या है, डेथ है। लेकिन किसी रोग से शरीर के सुरक्षा तंत्र का कमजोर होना, जिससे रोग कारक तत्व ब्रैकेट में बैक्टीरिया वायरस से 1-2 एग्जाम्पल लिख दोगे, तत्वों के ब्रैकेट में बैक्टीरिया वायरस लिख देना, ब्रैकेट बंद, शरीर की क्रियाओं को घेर लेते हैं। मतलब बीमार तो पहले हो जाते हैं, दवाई तो चल रही है, दवाई ले रहे हैं तब तक इफेक्ट, दवाई बंद होती है इफेक्ट नहीं। इसका मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, बिगड़ गया है, अभी कंट्रोल होने के चांस कम लग रहे हैं। डॉक्टर ने दोबारा 3 महीने की दवाई दी थी, फिर भी सिस्टम क्या हो रहा है, सुधर नहीं रहा है। दवाई एक दिन बंद होते ही रिजल्ट आता है कि हाँ आज तो दोबारा बुखार हो गई, इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, अब कंट्रोल होना मुश्किल है, मुश्किल होगा तभी गड़बड़ होगी। आगे थोड़ा और लिखना है, परिणाम स्वरूप कार्य की मतलब फिजियोलॉजी, कार्य की बंद हो जाती है। इसी अवस्था को मृत्यु या डेथ कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन कंप्लीट है यहाँ। इसके बाद में आगे एक टेबल बनाएंगे, जो ऐसे टेबल है हमारी बुक में भी, उसमें एक ऐड और की है। ऐसे टेबल है ना, कोई चीज को हम दे रहे हैं गलत तरीके से दे रहे हैं तो गलत रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सिंपल टेबल है वो, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं उसमें भी। तो ऐसे पेज के 3 पार्ट बनाओगे। जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, या तो 1 2 3 लिखा जाएगा। सेकंड में हेडिंग लिखनी है गलत प्रयोग या इस्तेमाल।
गलत प्रयोग या इस्तेमाल या लापरवाही से ऐसे अंग्रेजी में फेमस नाम है ना, मिस यूज भी बोलते हैं ना भैया, गलत तरीके से यूज करना। जो तरीका होना चाहिए वो यूज नहीं करे उसको मिस यूज भी कहते हैं, रॉन्ग मेथड, रॉन्ग तरीके से यूज करना। और लास्ट वाले में रहेगा रिजल्ट, परिणाम। परिणाम या रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ जाएगा, मतलब उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे, मैं जैसे 1 नंबर लिखूं आप रिजल्ट बताना। आंख या कटी फटी व घाव वाली, कटी फटी आंख या कटी फटी व घाव वाली त्वचा पर बाह्य परजीवियों, आपको कॉलम है ना, जैसे मैंने लिखा है ना, गलत प्रयोग वाला बड़ा लिखना था। ये रिजल्ट तो थोड़ा होता है ना, ये पोर्शन है ना 80% होना चाहिए, 60% तो कम से कम। मतलब ये बात पूरी होने से पहले सेकंड में लिखेंगे नहीं, अपने आप ही वो पॉइंट आगे नीचे हो जाएगा। बाह्य परजीवियों को खत्म करने के लिए काम में लिए जाने वाले कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जब भी हम एक्टोपैरासाइट वाली दवाई लगाते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि त्वचा कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कोई घाव नहीं होना चाहिए, और खास तौर से आंख को बचाना है। जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है, पशु कोई मुंह तो खोलेगा दवाई गिरवा, मुंह में तो पड़ेगा नहीं, आंखों में पड़ने का चांस है नहीं। आंखों को बचाना है, कहीं कटी फटी त्वचा है उसको बचाना है, और कोई घाव है उसको बचाना है। अगर सीधा आप टंकी ढोल क्यों लेकिन स्प्रे करोगा जब तो के सारे ही लगेगी। अगर आपको लगता है भी चिंचड़ भी बहुत ज्यादा है और जहाँ चिंचड़ है वहाँ घाव है तो ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ी देर बाद में डॉक्टर को फोन करो, उछला है कूदा है पशु मान लो, और के बेचैनी हो रही है क्या। अगर वो प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शन भी हो सकता है, यहाँ तक भी चांस है ना। तो यहाँ बहुत ही क्यूरेसी रखनी होती है इसमें। तो क्या लिख दें आगे, क्या हो सकता है, एलर्जी हो जाएगी, जलन हो सकती है ना, संक्रमण भी, इन्फेक्शन भी फैल सकता है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन भी हो सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, नीचे ऑप्शन मिलेंगे, आपको छांटना है उनमें से क्या हो सकता है। तो आगे लिखोगे संक्रमण, कोमा जलन, कोमा एलर्जी, कोमा शोक। ऐसे डाबड़ी में गड्ढा की तरफ जाते हैं, कोई ढाणी है वहां पे, ऐसे वो शोक में आ गई थी, 3-4 दिन उसको ड्रिप लगाने के बाद में वो ठीक हुई है। मतलब बहुत ज्यादा दवाई लगा देते हैं ना, जो रेशियो होता है हमारा, जो परसेंटेज बोलते हैं कि 1 लीटर में कितनी डालनी चाहिए, 1 लीटर में 2 ml के आसपास डालते हैं, और 1 ml में कितनी बूंदे होती हैं। फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है लगभग। 1 ml में कितनी बूंदे होती हैं, कितनी हो सकती है, अनिल अंदाजो लगाओ भाई। 10 कम हुए 6 ना, बूंद तो है ना, अगर आपने बड़ा कर रखा तो बूंद को नहीं धार ही चलेगी। अगर मान लिया आपने कोई टब ना पर निपल पे कर, निपल दूध पे कर नहीं मैं मगर सुराग बढ़ तो धारी चल रही, टपका के बड़ा फिर है, खेच के 10 हुए के। रेंज बता दो, कोई बात नहीं, 5, 10, 15, 20, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन भी है ना ऐसे आएंगे कि आपको है ना ऐसे वो प्रश्न डिलीट का चांस कौन रहे, प्रश्न हिस्सा देने लगे आजकल। अभी जो बोर्ड के अध्यक्ष है ना, बढ़िया बात है उनकी,
वो एक पेपर बना था तब वहाँ स्ट्राइक लगी थी, मतलब ऐसे सिलेबस दे दिया, कौन सा अभी 2-4 महीने पहले पेपर था कोई, उसके बाद में जितने पेपर होते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस वो कुछ देते नहीं, और कोई क्वेश्चन है ना ऐसे दायरे में नहीं आता। अगर न्यू दे देगा 6 बूंद 8 बूंद 10 बूंद जब तो गड़बड़ होना रही है, फिर तो कई इसको मोटर थे कौन जू है। लेकिन वहां पे ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे, इतना गैप जरूर मिलेगा, 5 10 15 20 ये ऑप्शन है, तो क्या आंसर कर दें? 10 कर दें। और 4 5 9 10 11 12 13 बैठे हो, मतलब एक कोई सही को नहीं मेरे कहने मतलब एक कोई सही को नहीं। 16 के आसपास हुए, अगर बिल्कुल करेक्ट लिख रखा हो ना 12 14 16 18 अंडो लिख रखे तो 16 उत्तर करना है, ऐसे 15 मानते हैं, फार्मेकोलॉजी में लिखा है, मिलेगा आपको। तो छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी बात हो जाती है, पेपर में आते ही तो आपको लगता है कि मेरे को निकल आ गया। तो शॉक कंडीशन भी आ सकती है, आगे लिखें कभी कभी गर्भावस्था, आगे शॉक के बाद में कोमा लगा के लिखोगे, कभी कभी गर्भावस्था तो गर्भपात व मृत्यु तक है। अबॉर्शन तो होगा ही होगा, कई है ना एक्सपायर भी हो जाते हैं, अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया आपने, ड्रिप वगैरह नहीं लगाई तो डेथ भी हो सकती है। तो 1 लीटर में ना 2 ml डालते हैं, मतलब 30 बूंद है, 1 लीटर पानी में 30 टपका गिरना है, 30 टपका गिरना है, बूंद गिरनी है, और ml डालें तो 2 ml के आसपास। तो वो के अंदाजा तो लगाओगे नहीं, लेकिन ये बॉडी के लिए बताया मैंने आंसर है। और कृष्ण अगर 2 पेपर बनाओ बैठा नहीं कहो कर्मशय शरीर व मतलब हाउसिंग के लिए बताओगे, आवास के लिए और बॉडी के लिए, वहां क्या होगा फिर? वो 2 प्रश्न हो गया जो मेरे को कोई हो नहीं सोचो अंड बना दे, कर्मश से लगा देगो शरीर के लिए। अब ये भी पूछ सकते हैं, अगर एमएल ने पूछा नहीं पूछ ले, शरीर खातर ज्यादा सुंदरता चाहिए कि मतलब इन्वायरमेंट खातर पूरा जो आवास है किसके लिए ज्यादा चाहिए? हाउस खातर चाहिए ज्यादा है? कोई तो न्यू दिमाग लगाओगे भी नहीं, न्यू दिमाग लगाओगे अपन तो के चिंचड़ खत्म करना है, उरे की चिंचड़ थोड़ी है। ऐसे सोचते हैं पेपर वाले दिन आपका ये दिमाग चलेगा, दिमाग ये चलेगा जरूर चलेगा उधर तो जरूर चलोगे जनो, दीवार पर चिंचड़ थोड़ी है गए हैं, दीवार पर तो कम गिरांगे गए। क्वेश्चन बनेगा कर्मशय किस में कम किस में ज्यादा चाहिए, तो आधे से ज्यादा उत्तर करेंगे कि दीवार के लिए तो मात्रा कम चाहिए, शरीर के लिए मात्रा क्या चाहिए ज्यादा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये है? ये गलत नहीं है, सही होगा मेरे गला गला। हाँ बड़े जरूरत को नहीं, तो मैं देखना चाहूँ भी थे कितना विचलित, तो वो चीज तो अपन है मोटिवेट करके आ चीज तो लेनी है भी थे कितना घबराओ ना, विचलित कौन करा मार्च के बाद में कौन करा, इतने तो इतने डराना जरूरी है था, इतने नहीं डरावा नहीं, इतने नहीं डरोगा नहीं तो थन्यू लगो जमा ही बन जाओ, घमंड हो जाओ, रावण ना बड्डा बन जाओगा। मेरे तो सारी चीज याद है गए नहीं हो गया ऐसे अपने आप ने न्यू लागन ला जाओ। अब 20-25 में लागे था ने जठा अपन तुलना करनी है भी हाँ 30,000 फार्म होगा, आ तुलना करके दिमाग में चलो, न्यू कौन सोचना भी यहाँ पर इतना ही बैठे हैं। 30,000 के आसपास पेपर देवेगा, तैयारी करनी है 12-13 भी होगा, बढ़िया तैयारी करनी है तो 12-13 मुँह अपन ये 2541 माना भी 500 बढ़ जाए तो 2041 नाम है, 500 जुड़े तो 2541 हो, सब बड़ी भर्ती होगी। तो बाम नहीं सोचना भी हाँ मतलब 5 मुँह 1 हो गए, बढ़िया तैयारी करना 5 मुँह 1 होगा। फार्म तो करो सेकंड ईयर के भाव 40,000 में टिप जा करो, लेकिन फार्म कितना टिप जाओ, सही तैयारी करनी है 10-12 हजार ही होगा, तो लगभग 5 मुँह 1 सिलेक्शन हो, बढ़िया तैयारी करना 5 मुँह 1 सिलेक्शन हो जाओगे है। तो आपको ये सोचना है न कि न्यू कौन सोचना भी वह थोड़ी है कि आप भर्ती बादरा खतरी है कोई है, अंड सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शरीर के ऊपर तो आपको कम डालना है, जलन पैदा हो सकती है, चिंचड़ चाहे ज्यादा हो, लेकिन शरीर पे तो 2 ml है, यहाँ पे 4 ml है, याद रखना, ये आगे लिखा भी है हमारी बुक में, पहले से भी लिखा पड़ा है। बॉडी पे तो क्या है 1 लीटर पानी में
2 ml डालना है। और यहाँ पे छिड़काव करेंगे, छिड़काव करेंगे उसमें क्या है 4 ml डालना है, मतलब डबल मात्रा डाल सकते हो। उरे तो 5 भी डाल सको, क्यों अपन तो क्या है चिंतरान मारना है, कोई शरीर के ऊपर तो कोई एलर्जी तो पैदा होगा दीवार के ऊपर। तो यहाँ मात्रा ज्यादा डालनी है, यहाँ मात्रा बॉडी के ऊपर कम डालनी है, क्योंकि यहाँ तो इरिटेशन, संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो या तो दोबारा भी लगा देंगे, तिबारा भी लगा देंगे, कोई बात नहीं, आज ने हमारे तड़का लगा दो कि ज्यादा मात्रा में तो गड़बड़ हो सकता है फिर। तो ये पॉइंट ऐड किया है उस टेबल में। सेकंड लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे जोर जबरदस्ती, मुंह है से दवा पिलाना। कैसे पिलानी चाहिए पहले तो ये सोचना है। यहाँ तो गलत तरीके लिखे हुए हैं, गलत यूज लिखा हुआ है, मिस यूज लिखा हुआ है, लेकिन हमें सही तरीका सोचना है। सही कैसे पिलानी चाहिए संजय बताओ, कैसे पिलानी चाहिए? सिरंज पिलानी चाहिए। और चाहे सिरंज पियाओ चाहे नाड़ो पियाओ, मतलब तरीको क्या होना चाहिए? हाँ वो पशु तो बापड़ा की दिक्कत हो रही है, वो तो नाड़ने वाला है, वो तो कहीं रुको अगली गई को नहीं है, वो तो न्यूके हुए है। लेकिन आपा का तू हाल थोड़ी जाओ मैं ऐसे होता है ना, आपा बैठा न्यू दारा सिंह बना फिर न्यू। हमें जोर का मतलब नहीं है, टेक्निक से काम लेना है आपको। अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत है, तभी वो कह रहा है कि एक बार रुको थोड़ा आराम से पिला दो, नहीं पीनी है क्या, फिर मैं पी लूंगा कोई बात नहीं। अपन न्यू लगा भी हाँ बाद में कोई व्हाट्सअप देखना है कि करना है, बताओ मच रही है, तो ऐसे करते हैं तो नहीं करना है, आराम से पिलानी है। तो एक तो जीभ जो पकड़ते हैं ना वो मेथड गलत है। जीभ तब तक पकड़नी है जब तक हमारा जो सिस्टम आपने चाहे वो लंबी नाल आ रही जो कि आजकल आवे जेल वगैरह उसमें डाल रखा हो, चाहे नाल में डाल रखा हो, चाहे सिरिंज में डाल रखा हो, तब तक जीभ को पकड़े रखना है जब तक आप प्रेस नहीं करते हो, डालते नहीं हो। इतने तक तो पकड़ना जरूरी, नहीं तो जीभ आगे वो करेगी, जाने कौन देता रहे जो भी सिस्टम आपने ले रखा है। जब आपने डालना स्टार्ट किया है तब आप जीभ को थोड़ा ढीला कर दोगे, थोड़ा इशारे से तो रखोगे पकड़, न्यू खींच के कहीं नहीं उर तक बाहर न काट देनी, ऐसे होता है। पूरी वेन खींच के नहीं, कई बार तो न्यू लगा भी बार टूट भी इसका है, यहाँ आगे जो जहाँ एडिजन है जहाँ चिपकी हुई है, ऐसे होता है। नोर में ऐसे हुआ है, रील मार दीजिए टूट के बाहर ना आगे न्यू, तो कई आड़ू जोड़ लगा के बिल्कुल खींच लेगा तो वह टूट भी इसके है, वो सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल ही। तो आपको क्या करना है भी बस मुंह तो बाहर न आवे ही को नहीं, अगर सही तरिया रखा हुआ तो यहाँ इतनी दूर में दांत है नहीं होते, ये एरिया खाली है दोनों साइड से, बढ़िया बात है। ये देखो कुदरत कुकर सेट कर रखे है, इतनी दूर में दोनों पास दांत को नहीं, मेरे नहीं बात को, और दांत को तो पूरे रात करके मैं जीभ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर सो, कहना तो आसान है लेकिन होगा कौन सावल से है। ये समझाने खातर क्लास खातर तो बढ़िया बात है अभी, हाँ कर लियो, लेकिन बता रहे हैं भी तरीका पूछे तो ये बताना आपको क्या है, वो जो बेसमेंट है मतलब जो नीचे वाली जो सतह है उसके ऊपर उसको दबा के रख लिया और धीरे धीरे डाल रहे हो, मतलब खींच के नहीं रखना, जीभ को छोड़ना है, मतलब डालते वक्त रूल के हिसाब से जीभ छोड़नी ताकि वो जो सिस्टम उसको निकल सके। जीभ ही तो वाले जाओगे आगे ना कटक कटक करेगी भी, आपने बिल्कुल ही कही तो कंठाम दे दे है, ऐसे भी है जब तो जीभ को कोई रोल कौन बच्चा भी यहाँ कंठाम गिर ला रहे तो आगे नहीं जान रही है, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी भी अगर न्यू करेगी तो वह दोनों क्षेत्र तो सारा ही है नहीं, फेरिंग्स वाला वो पास पास में है तो हो सकता है ड्रेंचिंग हो जाए। ये इसका आंसर है। ये आपको सही तरीका यूज करना है, आराम से हैंडल करना है, ऐसे थोड़ी स्लांट पोजीशन होनी चाहिए पशु की गर्दन की, कहीं मोड़ के छाती का छिपा ले है तो यहाँ से वो इसोफेगस तो क्या ट्विस्ट होगी, ये आपको सीधी रखनी है गर्दन है, कोई दूफांगी है कोई या ट्रेविस है, ये कोई दरखत की दूफांगी समझो नहीं, तो बैंक वहां सीधी ले रखी तो सीधी रहनी चाहिए गर्दन। और उरू दुआई पशु को मुंह उरे नाड़ न मोड़ के उरे ले जा रखे, उरू इन्नो दुआई देने ला रहे थे साइड में खड़े हो गए तो गर्दन ट्विस्ट होगी, तो इसोफेगस भी क्या हो जाएगी उससे ट्विस्ट हो जाएगी, तो आगे जाने में दिक्कत होगी नहीं वह मोड़ के ऊपर फिर। तो ड्रेंचिंग निमोनिया नाम लिखोगे, ड्रेंचिंग निमोनिया। सही तरीका तो वो था, ये गलत तरीका है, गलत तरीके से पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ड्रेंचिंग। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, भीगना बोलते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में एस्पायरेशन बोलते हैं, ASPIRATION। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके फेमस नाम यही है, ड्रेंचिंग नाम है।
डेंसिंग का मतलब यहाँ पे कोई चीज है वो कहाँ चली गई है, फेफड़े में चली गई है। निमोनिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर लक्षण आने शुरू हो जाएंगे ना। लंग्स में सूजन, जैसे अडर में सूजन क्या कहलाता है, अडर में सूजन क्या कहलाता है, मैस्टाइटिस है। लंग्स में सूजन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, निमोनिक कंडीशन हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड लिखोगे, खुरदरी बोतल या बांस से दवा पिलाना। खुरदरी बोतल या बांस से दवा पिलाना। बांस से पिलाते भी हैं लेकिन आगे से थोड़ा वो स्मूथ होना चाहिए, कांटा से न चुभना चाहिए पशु के, इतना सॉफ्ट टिश्यू है, खराब हो जाएगा ना वहाँ पे। और खुरदरी बोतल, कोई बोतल ले ली दारू पीने की, फेंकड़ी है, कूट सी टूटड़ी है, जड़ी है, तो बाकी बहुत ही नुकीली भी हो रही है बेटो। तो हमें ऐसे औजार लेना है। आजकल ऐसे रेडीमेड जो नाल हरियाणा में तो बहुत यूज करे है, प्लास्टिक की से आवे नहीं, हाँ आगो नहीं तिरछी कलम अड़तरियाँ छोलड़ी हो ने, तो वो काम में ले सकते हो। और छोटो सा पशु है, बड़ी सारी वाले रखी तो भी गलत है। छोटे के लिए तो मतलब 1 इंच के आसपास होना चाहिए, बड़े का 2-2.5 इंच ले इसको बड़े में। या आजकल हमारे जितने भी जेल है उनमें फायदा क्या रहता है, और जेल वाले में जैसे आप वो लेते हो ना, ये नाड़ लेते हो, नाड़ में तो क्या गड़ देनी चाहिए नहीं हो, जो ले रखा है सिस्टम आपने, वे ऐसे गटक 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 नहीं जाएगा, बता रहा हूँ, पड़ेगा नहीं टपका। वह हम कांच सो लागड़ हो बीच में, वो पड़े नहीं जो, तो मतलब थोड़ा सा गला है वो, कहीं 1 पैक हो गया, कहीं 2 पैक हो गया, ऐसे होता है ना। तो मतलब वैसे ही जेल वाली जो शीशी आती है ना वो वैसी होती है, उसमें क्या है ऐसे धीरे धीरे गटक गटक ऐसे, क्योंकि ऊपर जो लास्ट में संकरा ऐसे बनाया होता है उसको, उसका जो आगे से डिजाइन है ना ऐसे बनाया होता है कि एकदम गलत नहीं करनी पड़ेगी, कि इन दवाई चाल गया नारी लगा के ठोकर लग जाए नहीं, कि ऊपर एकदम पतली है, जो ऊपर लास्ट जो मोड़ है उसमें वो अचानक से नहीं गिरेगा, आराम से गिरेगा, तो उससे ड्रेंचिंग होने की संभावना और भी कम हो जाती है। तो खुरदरी बोतल भी नहीं यूज करनी है, बांस भी यूज नहीं करना है, सॉफ्ट चीज होनी चाहिए। अगर ये यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बक्कल कवेटी में सूजन आना, ये पीछे डेफिनेशन आ चुकी है। मुख गुहा में जो श्लेष्मा झिल्ली है उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस है। थर्ड वाले में जो नाम है स्टोमेटाइटिस, ये नाम पीछे आ चुका है। और नाम भी इसके साथ है, जिंजी वी है, ये जिंजीवाइटिस है। एक नाम और है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस, ग्लोस ग्लोस में डबल लिखते हैं, डबल भी लिख सकते हो, सिंगल भी लिख देते हैं। एक दिन पहले भी बताया था, ग्लोसम 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 सॉफ्ट है। तो नीचे वाला तो जीभ में सूजन है, ये तो क्या है, जीभ में सूजन है। ये मसूडों में सूजन आ सकती है, यहाँ पे लगने से, चोट लगने से। जीभ में भी सूजन आ सकती है, जो हमारे ऊपर बक्कल कवेटी है उसमें भी सूजन आ सकती है, तीनों में सूजन आ सकती है। मुख गुहा में सूजन और मसूडे में सूजन, जीभ में सूजन, उरे उरे घुत लगना रही है नहीं, ऐसे हम स्टोमक ट्यूब पास करते हैं उसमें भी ऐसा हो जाता है, होता है ना, स्टोमक ट्यूब पास करते हैं उसमें भी ये नाम हो सकते हैं सारे के सारे। तो ये तीसरा था। फोर्थ लिखेंगे, स्टोमक ट्यूब को डालना। स्टोमक STOMACH, STOMACH, स्टोमक ट्यूब TUBE। स्टोमक मतलब क्या, पेट, ट्यूब मतलब नाली है ना, पेट में नाली डालते हैं, लेकिन इस नाम को इसके साथ जुड़ना है। डालते तो हैं, अच्छे काम के लिए डालते हैं, लेकिन इस चीज को आपने इस तरीके से डाल दिया, स्टोमक ट्यूब को गलत तरीके से डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे बताना है ना। यहाँ पे स्टोमक ट्यूब को गलत तरीके से डाल दिया। वैसे डालते क्यों है अनिल,
फूड पॉइजनिंग हो गया। और बाहर निकलना, जो चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को खराब कर रही है, पॉइजन हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, वो कंटेंट है फोर्सफुली बाहर, उल्टी की तरह, मतलब उल्टी करानी है पशु ने। वैसे गाय भैंस उल्टी करती नहीं है, उस तरीके से आप उल्टी करवा सकते हो उसकी। उल्टी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पीएच में गड़बड़ है वो सिस्टम बाहर निकल जाएगा। दवा डालने के लिए भी हमेशा ये उत्तर मत बताना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। स्टोमक ट्यूब का यूज कोई आज मैंने एसिडोसिस का था या बाहर निकालने खातर, थोड़ी अंदर गालने खातर भी ले इसका। जो पशु मान लिया आराम दवाई लेने को ला रहे हो, ऊपर ऊपर सिस्टम ऊपर अभी लिखा है हमने भी, खुरदरी बोतल की जगह आपने जेल वाली ले ली, नाल ले ली, उससे ले ही नहीं रहे हैं तो आपको ज्यादा दवाई डालनी है। जैसे ऊंट की बात करें भी, ऊंट कौन लेना है, ऊंट में स्टोमक ट्यूब घाल के रहा है नहीं भी, सारा पाउडर पाउडर घोल लिया, कोई तो जगह घेरे करे, ऐसे करते हैं ना। तो आप स्टोमक ट्यूब से दवाई भी डाल सकते हो, अच्छे काम के लिए भी यूज है, गलत काम के लिए भी यूज है। भी गलत काम नहीं है, वो बीमारी को ठीक करने का है, वो भी अच्छा ही है। लेकिन हमेशा आपको ये नहीं बताना है कि जो अंदर का कंटेंट है उसको बाहर निकालने के लिए। मेरा पूछने का मतलब है कि कभी तो आपका उत्तर ये भी आना चाहिए कि दवाई डालने के लिए भी, समझ गए ना। अगर ऐसे दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको उत्तर दोनों करके आना है। दवाई डालने के लिए भी स्टोमक ट्यूब काम में ले सकते हो, और अंदर के कंटेंट को बाहर निकालने के लिए भी काम में ले सकते हो, दोनों काम आएगी वो। अगर सही तरीके से नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा। ये तीनों नाम भी इसमें आ सकते हैं, वैसे लिखे नहीं है हमारे, पहले बुक में भी नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, ऊपर जस्ट लिखा है, बताया था वहां पे। ये तीनों नाम भी ऐड होंगे इसमें, चौथे में स्टोमक वाले में ये तीनों तो ऐड होंगे, क्योंकि ये बकल कैविटी के थ्रू ही अंदर जाएगी। स्टोमक ट्यूब है वो भी जीभ के ऊपर आक्रमण कर सकती है, मसूड़े के ऊपर आक्रमण कर सकती है, बकल कैविटी पे आक्रमण कर सकती है। यहाँ तक तो हो गया आक्रमण, अब आगे आक्रमण होगा। आगे क्या चीज आएगी यहाँ पे, इसोफेगस आएगी। इसोफेगस में भी सूजन आ सकती है, तो आगे लिखोगे इसोफेजाइटिस। इसोफेगस लिखते हैं, GUS लिखते हैं, यहाँ पे GITIS लिख दोगे। PHAGITIS, इसोफेजाइटिस। और बहुत ही खतरनाक स्पीड अगर करोगा तो पार्ट भी इसका है। इसोफेजाइटिस मतलब तो सूजन आई है, कई बार थोड़ा खून सो भी आने लग जाए, ताड़ू में लगने रही है, थोड़ा बहुत तो आई इसका नहीं। क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं वैसे पशु हमें सपोर्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा बहुत अगर बहुत ही पशु फ्यूरियस है तो क्या करना चाहिए, आपको डालनी भी जरूरी है, कचरा निकालना भी जरूरी है। तो क्या करेंगे संजय, एनेस्थेशिया दे सकते हैं ना, थोड़ा सा लाइटली एनेस्थेशिया दे देंगे। जैसे जनरल की बात करें, एक तो देसी दारू की बात करी थी हमने, एक बियर की बात की थी पीछे, क्या एग्जाम्पल थे, शिकविल है, और ये दूसरा क्या है, दूसरा जाइलेजिन है हमारा। शिकविल धीरे धीरे असर करेगा, थोड़ा असर करेगा, और जाइलेजिन क्या है, हाथों हाथ असर करेगा। जाइलेजिन की मात्रा आप कम कर दोगे तो वो शिकविल जैसा ही काम करना शुरू कर देता है ना। फिर थोड़ी मात्रा लगा दी, थोड़ा सा नसो है, थोड़ा सा सुरसराट सो है हमें, तो वो काम दे देगा। या आप ऐसे 1 ml से ऊपर लगाते हो, वहाँ 0.3 या 0.4 ml लगा दोगे तो क्या एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। वो ज्यादा नाड़ी ने भी मारा को नहीं, आप आराम उपास से कर सका तो देनो वहाँ पे गलत को नहीं वो बैठे, क्यों नहीं तो आप की है उसका तो आप क्या ट्रेकिया में पहुंचा दिया, गड़बड़ हो जाएगी ना। आराम इतना जाने के बाद में अगर आराम से जा रही है, इसका मतलब इसोफेगस में जा रही है, एक तो ये निशानी होगी। ये आगे मेडिसिन में ट्रीटमेंट में बताएंगे वहाँ पे भी यहाँ तक तो क्या है, सबको पता है कि इतनी दूर तो क्या, चाहे कुकरी करो, चाहे आगे कंठा में जाओ, चाहे इसोफेगस में जाओ, या क्या श्वास नली में जाओ, यहाँ तक तो क्या बिला तक जागी, इतने तो अपन के मुंह में ही है इतने तो। मैं बाद में बटे मोड़ ट्विस्ट होगी बटे, अगर बात न्यू जोर लगा रहा खिचड़ी भी चला रहे, मतलब गड़बड़ है, क्लियर कट हो जाएगा वहीं पे। और वहां थोड़ा सा पास होने के बाद में और बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट जा रही है, हाँ तो जनो आप ही जान ला रही है, ए मतलब क्या वह सही जान ला रही है, वही सोफे के समय जान ला रही है, अंदाजा लग जाएगा उससे। क्योंकि जैसे ट्रेकिंग में जाएगी तो उसके श्वास तो पहले नहीं आ रहा बेचारे को, मुंह लगा रखे है वो, तो वह ताफड़ास तोड़न ला जाए, अपने आप इंडिकेशन एक बार आप रुक सकते हो। बटे भी दारा सिंह कौन बनना, कोई चीज में कोई काम हो चाहे आराम से करना है आपको। तो ये करने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर वो आराम से पास हो जाएगी। फिर भी और चेकआउट का क्या तरीका है, उसकी स्मेल लेके देखेंगे हमें,
पाइप है ना, जो बाहर पाइप है, एक तो अंदर आप एक सिरो तो अंदर भेज दियो एक बार ने, तो मैंने क्या थोड़ा सूंघ देख लेंगे। जो फूड पॉइजनिंग है, एसिडोसिस है, वहां तो बहुत ज्यादा बदबू आएगी उसमें, और एक न्यू सांस की सी आ ला रही है, मतलब कि है ट्रेकिया का नहीं है वह थोड़ी सी, तो आप वापस लेके दोबारा से ठीक से कर सकते हो उसको। तो इसके साथ ही या लगा के ना इसोफेगस का फट जाना भी लिख दोगे, या इसोफेगस का फट जाना। अगला लिखेंगे जंग लगी, जंग जर, जंग लगी ट्रोकार कैनुला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सब पेपरों में आता है, पीछे बता चुके हैं ना। जंग लगी ट्रोकार कैनुला को रूमन में डालना। जंग लगी ट्रोकार कैनुला को रूमन में डालना। चाहे वह जंग लागड़ी हो, चाहे कि गलत तरीके से डालोगे ना, चाहे जंग लगी नहीं हो, चाहे अगर सीधा भी लिखा हो ना ट्रोकार कैनुला को रूमन में डालना, ऊपर हेडिंग है गलत तरीके से। गलत तरीके से मतलब क्या है, जहां सही डालना है वहां नहीं डाल रहे हो, या बार बार आप पंच कर रहे हो, एक जगह लगा दी अंदर कौन बड़ी, दूसरी जगह लगाना, ये तरीका भी गलत है ना। जहां आपने पहले लगाई वहीं लगाने की कोशिश करो, आराम से लगानी है, बिल्कुल आराम से। कहाँ लगानी होती है? लेफ्ट फ्लैंक रीजन में। जो बाई कोख है ना, बाई कोख है, अब आधो चक्कर तो नहीं पड़ जाए, बाई किन्ने दाई किन्ने, वो भी चक्कर है के? उड़ियो हाथ है वो बायो है, सुड़ी है वो के दायो है, लेफ्ट राइट हो जाता है। या ऐसे अंदाजा लगा लो करो भी, इतना बैठे हुए हम कोई सीधो ही उड़ियो हाथों लेकर लग रहे हो, ज्यादातर के राइट हैंडेड होते हैं, लगभग जो काम करे सारा, लगभग ज्यादातर के 90% के राइट को काम करे। न्यू अंदाजो लगा ले भी राइट हाथों लिखा है सारा, दाया हाथों लिखा है, तो वह किला पास है वो, सोच को आप खुद कितना लिखा। कई बार भूल रहे हो, हमारे लेफ्ट राइट भूल ही गया, तो इतना बेर है भी आप मैं उड़ी हाथों कौन लिखो, उड़ी है वो भाई है, मैं सुड़ी हो लिखो तो मेरे के सुड़ी हो पास हो गया, इतना तो याद रही जाओ है। नाड़कन थोड़ी करना है, पशु के फेस के हिसाब से आगे से नहीं पीछे से करेंगे हम। लेफ्ट फ्लैंक जिले पास दूध का डर लगभग है, वो साइड के लेफ्ट है, दूध वाला याद रख लो, कैसे लिखते हो वो याद रख लो, उसके हिसाब से पशु बराबर खड़े होना पड़ेगा देखने का तर, पशु बराबर खड़े होकर देख लियो भी, हाँ मैं किन्नो लिखूं। तो राइट साइड में तो क्या होती है, आंत होती है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, रूमन होता है। तो रूमन में लगाना है, लेफ्ट फ्लैंक के जस्ट नीचे रूमन ही होता है, वहीं से हम चीरा लगा के रूमेनोटोमी करते हैं, वही एरिया है। तो रूमन में ट्रोकार कैनुला लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, आफरे को रिलीज करने के लिए लगाते हैं। तो एक ही आंसर होगा, या और भी जोड़ सकते हैं इसमें? नहीं, मतलब ट्रोकार को, जैसे अभी स्टोमक ट्यूब की बात की थी मैंने, स्टोमक ट्यूब को कचरा बाहर निकालने के लिए और अंदर डालने के लिए दोनों काम है ना। ऐसे हम है ना ट्रोकार कैनुला से, अब पशुपालक कहे का दवाई तो ले को नहीं गए, आप कहते भाई हिंग हल्दी तेल दूध दे दियो ने, वो कहो ले वही को नहीं, माले तो बहुत ही खराब है, पूछो ना थे मेरे को नहीं कितनी खराब है, ऐसे बोलते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके रूमन में आप ट्रोकार कैनुला लगा के सारा कुछ अंदर डाल सकते हो, सीधो बाईपास चल गयो, वहां न्यूट्रिशन में आगे नाम आएगा बाईपास प्रोटीन है, सीधी आगे काम आने ला रही है। तो अपने इसोफेगस को और बक्कल कैविटी निहाल होगी, पूरे कोई संपर्क में ही नहीं है, सीधी पेट में चलेगी दवाई, तो ऐसे होता है। तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप, रूमन को ओपन करके थोड़ा सा ट्रोकार कैनुला से दवाई डाल भी सकते हैं, आफरा निकाल भी सकते हैं। आफरे के लिए तो काम आएगी, दवाई के लिए भी काम में आएगी वो। तो रूमन में डालते हैं तो ऊपरी क्या कौन सी लेयर होती है, ये सर्जरी में पढ़ेंगे हम, एनाटॉमी में पढ़ेंगे। चरम है, चमड़ी वाले एरिया आ गया। उसके बाद में क्या आता है, पेरिटोनियम आता है। पेरिटोनियम के मतलब ऐसे पहले मसल्स आती हैं, उसके बाद में पेरिटोनियम आता है। पेरिटोनियम के बाद में क्या आएगा, रूमन आएगा। मतलब ट्रोकार कैनुला वहाँ रूमन को भी पार करना चाहिए, रूमन तक जाना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर गैस निकले, चेकआउट कर लेंगे। दो टाइप के वहाँ पे आफरे होते हैं, कौन से होते हैं, एक में तो गैस निकलती है, गैसियस फ्लोती ब्रोथ, ऐसे दो नाम है ना। एक तो गैस आती है, एक में फ्रोती मतलब झाग आते हैं।
एक में तो क्या आते हैं, आफरे में झाग आते हैं और एक में गैस आती है। ठीक, कोई बात नहीं। तो इसमें लिखेंगे क्या हो जाएगा, लिखोगे पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस, एक नाम लिखा है रोमन फिस्टुला। ये नाम भी सर्जरी में आएगा। जो झिल्ली है हमारी पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम में सूजन आ जाए, गलत तरीके से बार बार पंक्चर करे तो क्या हो जाएगा, पेरिटोनियम में सूजन आना क्या कहलाएगा, पेरिटोनाइटिस। रोमन में बड़ा छेद हो जाएगा। ऐसे टीट फिस्टुला नाम सुनेंगे सर्जरी में आगे। टीट में नॉर्मली तो क्या होता है, ओरिफिस नीचे छेद होता है, एक बार साइड में छेद हो जाता है, साइड में छेद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टीट फिस्टुला बोलते हैं। ऐसे रोमन में बड़ा होल हो जाएगा, जैसे मैंने जोगेवाड़ा का वो सुभाष ठेकेदार का एग्जांपल बताया था ना, बड़ा छेद कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, रोमन फिस्टुला हो जाएगा, बड़ा छेद हो जाएगा उसमें। तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है। ये 5वां काम था। 6ठा लिखोगे, गलत तरीके से कृत्रिम गर्भाधान। सारे सब्जेक्टों में घूम लेंगे इस टेबल में। अभी ये 6ठा है, 10 पॉइंट है इसमें। गलत तरीके से कृत्रिम गर्भाधान। आगे लिखोगे मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा। मेट्राइटिस क्या होता है, मेट्राइटिस क्या होता है, यूट्रस की जो अंदर का जो नाम है मेट्रम, मेट्रम बोलते हैं। हाँ, एंडोमेट्रियम तो अंदर वाली लेयर है, सीधा मेट्रियम है तो क्या है, वो अंदर की जो एरिया है, पूरे एरिया को हम अंदर बाहर की बात न करें तो मेट्रम बोलते हैं। मेट्रम से नाम हो गया मेट्राइटिस, मतलब अंदर सूजन आना, गर्भाशय के अंदर सूजन आना। और पायोमेट्रा में क्या होता है, ये मेट्रा नाम तो वही है, मेट्रा से ही मेट्राइटिस बना है ना। जब भी मेट्र मेट्र METR कहीं पर भी आता है, इसका मतलब गर्भाशय का जिक्र है। गर्भाशय में सूजन, गर्भाशय में पस। जब भी METR आ गया, इसका मतलब क्या है, वो मेट्र का मतलब क्या है, गर्भाशय। METR कहीं पर भी दिखता है, उसका मतलब क्या है, गर्भाशय। यहाँ तो गर्भाशय में क्या है, पस है। पायो मतलब क्या है, पस है। और यहाँ गर्भाशय में ITIS का मतलब क्या है, सूजन है उसमें। तो गलत तरीके से AI से ये 2 नाम ही काफी नहीं होते। और क्या होता है, गन पास कर रहे हो, कोई अंदर वहां तक तो जाती नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है गलत तरीके से AI करते हैं। तो ये 2 नाम के अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, हमें क्या ऐड कर सकते हैं। आप कोई गन है वहां तक थोड़े ले जा रहे हो, गर्भाशय तक है, मिड सर्विक्स तक गन जाती है। जैसे हमारी ये सर्विक्स है, वेजाइना में गुत मार्स कहाँ बा, वेजाइना में गुत लगी तो क्या हो जाएगी, वेजिनाइटिस हो जाएगा। सर्विक्स में लगी तो सर्विसाइटिस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना। ये 2 काम सबसे पहले होंगे, बाद में होंगे, ये तो इन्फेक्शन होने के बाद में होंगे। चलो बाकी कल कर लेंगे आगे जो बच्चे ना 4।